Before we start the next video regarding our previous topic government, I just want to tell you that you should subscribe our channel Dangi Academy. Just watch this video, like it and share it. Thank you. So let's start the next topic of the government. In this slide we are going to discuss about the various two levels and the institution one level and the institutions of the government. Let's see. In the previous slide we have seen the different type of the governments. ओके उसमें मैंने आपको मेनली जो है वो हमने 5 तरह की गवर्नमेंट्स को डिस्कस किया था एंड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मस्ट. So here we are going to discuss about the various form of the government, that is democratic government. So the first is representative democracy, or we can say in the modern times we have seen the various type of the democratic governments in the various countries. Okay, in modern times there are different ways is this can be done. The first one is the people meet to decide about new laws and changes to existing ones. This is usually called direct democracy. What is the meaning of direct democracy? See, there are two type of the democracy. The first one is the direct democracy and the second one is the representative democracy. Direct democracy is not existed yet, because practically it is not possible that we have to gather every day, or randomly we have to gather, or we have to decide to make laws. हम लोगों के लिए जो है ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, इसलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो प्रैक्टिकली बेसिस पे किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है. सो most of the countries are followed representative democracy. Now what is representative democracy? The people elect their leaders. These leaders take decisions about laws. This is commonly called representative democracy. The process of choosing is called election. The elections are either held periodically or when an office holder dies. In representative democracy we select our representatives. हम अपने representatives select करके उन्हें गवर्नमेंट बनाने के लिए जो है सेंट्रल में या स्टेट लेवल पे भेजते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ है कि वो हमारे बिहाफ में काम करते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है, किसी भी देश के नागरिक के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सरकारी कामकाज करे, वो प्रशासनिक कामों में जो है मतलब जो प्रशासनिक कार्य को कर सके. तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने बिहाफ में रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए, हमारे देश के लिए कानून बनाने का काम करते हैं और देश को चलाने का काम करते हैं. सो दिस टाइप ऑफ द डेमोक्रेसी इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, क्योंकि जो ये लीडर्स हैं जिन्हें हमने चुना है थ्रू वोटिंग, थ्रू इलेक्शन, वो हमारी कंट्री में जो है हम ही लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं. इसके लिए जो है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है इलेक्शन हेल्ड होते हैं. उन इलेक्शंस में अलग अलग पार्टीज़ के, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स होते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो कंटेस्ट करते हैं. और इसका एक अलग ही प्रोसेस है जो कि हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे. और ये जो इलेक्शंस होते हैं ये पीरियडिकली होते हैं, मतलब पर्टिकुलर एक निश्चित टाइम के बाद ही ये इलेक्शंस हेल्ड होते हैं. जैसे कि इंडिया में हर 5 साल के बाद हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, लेकिन कई बार बाय इलेक्शंस भी कंडक्ट करना होते हैं अगर बाय चांस पर्टिकुलर किसी रिप्रेजेंटेटिव का या पर्टिकुलर किसी लीडर का जो है इमीडिएट डेथ हो जाता है. तो इस वजह से जो है हमें बाय इलेक्शन भी हेल्ड करना होते हैं. Sometimes people can propose new laws or changes to existing laws. Usually this is done using a referendum which needs a certain number of supporters. अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की, तो हमारी कंट्री में या पर्टिकुलर किसी भी कंट्री में जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सिस्टम फॉलो करता है, वहाँ पे जो सिटीजन होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं. अब डायरेक्टली कैसे इन्वॉल्व होते हैं? थ्रू वोट. व्हेन दे कास्ट देयर वोट, दिस इज द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री. ठीक है, हम क्या करते हैं, अपना वोट कास्ट करते हैं और सीधे सीधे अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं. तो ये जो हो जाता है इसको कहते हैं डायरेक्ट इंटरफेयर. और अब जब एक बार हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन लिए, उन्होंने गवर्नमेंट बना ली है, गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है, वेदर इट इज़ एट द स्टेट लेवल और द सेंट्रल लेवल, उसके बाद हम डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं. येस, बट वी हैव सम रूम्स टू चेंज
है ना। हमारे पास जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ नॉट रिजिड, है ना। ये जो है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब हमने यहाँ पे लॉज या जो लॉज बने हुए हैं उनको चेंज करने में, उनमें अमेंडमेंट्स करने के लिए या फिर नए लॉज क्रिएट करने के लिए हमारे पास पूरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और ये जो होते हैं ये हम पर्टिकुलरली इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन के थ्रू कर सकते हैं। हमारे पास ये पावर है कि हम अलग अलग तरीक़ों से लाइक हड़ताल, दैट वी कैन ऑर्गेनाइज द हड़ताल्स और द डेमोन्स्ट्रेशंस और द सिग्नेचर कैंपेन्स, द रेफरेंडम, है ना। ये बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस होती हैं, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, या तो नए लॉज क्रिएट करवा सकते हैं गवर्नमेंट से, या फिर हम जो पुराने लॉज हैं उसमें कुछ चेंजेस करवा सकते हैं। तो ये तो हो गई टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात। सो देयर आर टू टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, द डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दे आर फॉलोइंग द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नाउअडेज. Now we have to talk about the Indian democracy, as we followed by the country of India. So we have to talk about the Indian democracy. Though India became a free nation on August 15, 1947, it declared itself a sovereign, democratic and republic state with the adoption of the constitution on January 26, 1950. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुई थी। एक बहुत बड़े संघर्ष और बहुत लंबे इंतज़ार के बाद जो है हमारे देश को आज़ादी मिली थी, और उसके लगभग 11 महीने के बाद हमने जो है अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसको जो है वो खुद को गिफ्ट किया था। और जो ये डेट थी वो थी 26 जनवरी 1950 की। The Constitution gave the citizen of India the power to choose their own government and paved the way for democracy. अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है और इसकी जो है वो नीड क्यों होती है और इसका जो नेचर है वो क्या है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि यही जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये डिसाइड करता है कि हमारे देश में किस तरह की गवर्नमेंट होगी, उस गवर्नमेंट का काम करने का तरीका क्या होगा, किस सिस्टम को जो है वो फॉलो करेगी। ठीक है, तो यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है दैट वी हैव अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। नाउ द गवर्नमेंट एंड द इंस्टीट्यूशंस। अब ये जो गवर्नमेंट है, ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिन्हें हमने सिलेक्ट करके थ्रू इलेक्शन जो है स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे काम करने के लिए भेजा है, तो डेफिनेटली दे मस्ट हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशन, दे मस्ट हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो धाराएं हैं, ठीक, जो आर्टिकल्स हैं, जो रूल्स और रेगुलेशंस मेंशन हैं, उन्हीं के थ्रू उन्हीं के अंडर में जो है उन्हीं को फॉलो करते हुए इन्हें अपना काम करना होता है। और इसके लिए भी हमारे पास बहुत तरह के अरेंजमेंट्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा खुद का बनाया हुआ है। इंडिया बिकेम अ सॉवरेन कंट्री दैट मीन्स हम अपने ही देश में अपने लिए ही सरकार बनाते हैं, हम अपने नियम खुद बनाते हैं। हमारे देश के लिए नियम या कानून बनाने का काम कोई दूसरे बाहर के लोग या बाहर की सरकार नहीं करती है। ठीक है, देन वी हैव अ पार्लियामेंट इन आवर कंट्री. Then we have the different levels and the institution of the government. अब पार्लियामेंट क्या है, व्हाट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, ये मैं आपको आगे वाली स्लाइड्स में बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। तो गवर्नमेंट और उसके इंस्टीट्यूशन से मेनली जो रिलेट करती हैं वो चीज़ें हैं, द फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन, द सेकेंड वन इज पार्लियामेंट, द थर्ड वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट, next is state government, and the last is local self government. Now Indian government, the ideology or the nature of the Indian government. In India we have two type of arrangements. हमने हमारे देश में जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें दो तरह के अरेंजमेंट्स दिए हैं। ये जो अरेंजमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड दी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। अब हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में जो है हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, दीज थ्री इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस वी हैव लाइक लेजिस्लेटिव्स, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी. And at the vertical arrangements, we have three tiers of the government or the three different levels of the government, that is called central government, state government and local self government. अब इन arrangements की क्या ज़रूरत थी?
डेफिनेटली इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है। इंडिया एक वास्ट कंट्री है। साथ ही साथ दूसरी जो इसकी जो विशेषता है, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे डाइवर्सिटी है, ठीक है, विभिन्नताएं हैं, बहुत सारे बेसिस पे विभिन्नताएं हैं। और इतने सारी डाइवर्सिटीज़ के साथ एक कंट्री की गवर्नमेंट को रन करना, इट इज़ वेरी टफ टास्क, ठीक है। तो गवर्नमेंट के कामों को या सरकार के कामों को कन्वीनियंट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अलग अलग तरीके के जो है वो अरेंजमेंट्स दिए हैं, जिसमें कि हमने देखा है कि हॉरिजॉन्टल एंड और वर्टिकल अरेंजमेंट्स हैं। अब इनमें से हर एक का अपना एक पावर है, हर एक की अपनी कुछ ड्यूटी है, कुछ टास्क हैं जो कि इन्हें फुलफिल करना होते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं या किस तरीके से काम करते हैं, इसके लिए मैं एक अलग स्लाइड प्रोवाइड करूँगी, जिसमें कि हम एक एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। So here you have to only know about the different type of the arrangement. The first one is horizontal arrangements and the second one is vertical arrangement. In horizontal arrangement we have three institutions, that is legislatives, executives and judiciary. And the vertical arrangements we have three tiers of the government, or the three levels of the government, that is central government, state government and local self government. अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या है, कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे ये बनती है, कौन रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, किस तरीके से इलेक्शन कंटेस्ट होते हैं। लेकिन उसके पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमें ये समझना है कि वाई वी नीड अ गवर्नमेंट, हमें एक गवर्नमेंट की, हमें सरकार की, प्रशासन की ज़रूरत क्यों होती है। लेट्स सी, गवर्नमेंट इज़ नेसेसरी। द फर्स्ट इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। हमारे देश में या किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में सरकार की ज़रूरत होती है ताकि वो देश के अंदर नियम और कानून को जो है वो लोगों के लिए बाध्य कर सके या उनको मेंटेन कर सके, है ना। देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोग जो है, जो नागरिक हैं देश के, वो जो है नियमों का पालन करें, इसके लिए हमें सरकार की ज़रूरत होती है। मतलब ये हमको हम ही से सेफ गार्ड जो है वो प्रोवाइड करती है, हमारी गवर्नमेंट हमको हम ही से सेफ गार्ड प्रोवाइड करती है थ्रू डिफरेंट लॉज एंड ऑर्डर, ओके। और इसके लिए हमारे पास जो है वो पुलिस, इंटरनल लेवल पे अगर हम कहें तो पुलिस हैं, और अगर एक्सटर्नल लेवल पे हम जो कहें तो हमारे पास आर्मीज होती हैं, ठीक है। सो बोथ आर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। द सेकेंड वन इज इट प्रोवाइड्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर इट्स पीपल। ये पहले ही वाले सेंटेंस को जो है फुलफिल करता है कि गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट की ज़रूरत हमें इसलिए होती है क्योंकि ये इस देश में रहने वाले नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा किस तरीके से, हम कह सकते हैं कि जो आंतरिक जो समस्याएं कुछ हो सकती हैं, कुछ रायट्स हो सकते हैं, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों से, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि हमको हमें से सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है, थ्रू डिफरेंट लॉ एंड ऑर्डर। तो गवर्नमेंट जो है उसकी ज़रूरत होती है किस लिए, देश के हर एक नागरिक को, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन या किसी भी रेस से जो है बिलोंग करता है, उसको इस देश में रहते हुए सुरक्षा प्रदान करना, ये एक सरकार का काम होता है। तो इसीलिए हमें सरकार की ज़रूरत होती है। द थर्ड वन इज प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट। अब जैसे बाहरी अंदर की चीज़ों की तो बात हो चुकी, ठीक है। अब अगर बाहरी आक्रमण होते हैं हमारे देश पे, है ना, या लाइक अगर हमारी कोई नेबर कंट्री है हमारे ऊपर अटैक करती है, या जो कोई जब इंटरनेशनल लेवल पे जब वॉर होते हैं, लाइक वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात अगर हम करें, तो इस समय में ऐसी कंडीशन में अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो वो बाहरी आक्रमणों से भी हमारी सुरक्षा करती है। द फोर्थ वन इज प्रमोट द जनरल वेलफेयर बाय प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज। अब सरकार न केवल सेफ्टी प्रोवाइड करती है थ्रू लॉ एंड ऑर्डर, ये जो है वो शांति कायम रखती है हमारे देश में, बल्कि जो है पब्लिक सर्विसेज या पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने का काम भी करती है। ये गवर्नमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है कि वो देश में रहने वाले हर एक नागरिक को जो बेसिक नीड्स होती है एज अ पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, लाइक the accommodation, safety, the water, okay, then jobs,
ठीक, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। पब्लिक जो फैसिलिटीज़ होती हैं, एंड दिस पब्लिक फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो जो है हमें इन सब चीज़ों के लिए भी ये सारे काम भी कौन करती है? गवर्नमेंट करती है, इसलिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। द नेक्स्ट इज इट शुड बी अकाउंटेबल एंड आंसरेबल। दिस इज मस्ट। अ गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल एंड आंसरेबल। ये आपके लिए अकाउंटेबल होती है और आंसरेबल होती है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी दैट मीन्स जब भी कोई रिप्रेजेंटेटिव हम चुनते हैं, जब कोई लीडर हम चुनते हैं, तो वो अपनी कही हुई बात के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार होता है। ठीक है, ही इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ड्स ही मेंशन, ही और शी मेंशन। वो अपनी कही हुई बात के लिए, अपने किए हुए वादों के लिए, हर एक तरीके से जो है अपने देश की जनता के लिए जिम्मेदार होता है। उसने क्या कहा है, वो क्या करना चाहता है, उसने, जैसे कि हम देखते हैं कि इलेक्शन के पहले काफ़ी सारे जो लीडर्स होते हैं वो बड़े बड़े वादे करते हैं या प्रोमिसेस करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है और वो लकीली अगर किसी सीट पे पहुंच जाते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे वो सेंट्रल लेवल हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। अब उसके पीछे दूसरे रीज़न हो सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू द लॉ, दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल। ये जो होती है वो क्या होना चाहिए? अकाउंटेबल होना चाहिए। मतलब कि वो अपनी कही हुई बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है पूरी तरीके से। एंड आंसरेबल दैट मीन्स वो क्या कर रही है, वो किस तरह की पॉलिसीज़ बना रही है, वो किस तरीके के डिसीजन ले रही है, इसके बारे में जनता को जवाब देने की जिम्मेदारी भी पूरी तरीके से सरकार की होती है। अगर हमारे देश के में हमारी सरकार अगर कुछ अच्छी चीज़ों के लिए डिसीज़न ले रही है, या उसका कोई ऐसा डिसीज़न जो कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे गलत साबित होता है, तो वो दोनों ही चीज़ों के लिए आंसरेबल होती है। सो इट शुड बी अकाउंटेबल एंड आंसरेबल. So let's discuss, so let just recall that why we need a government. We need a government to maintain law and order because it provides safety and security for its people. It protects citizens from external threat. It promotes the general welfare by providing public services or public facilities, and it should be accountable and answerable. Now, as I told you, there are different important part of the government we have in a country. Okay, जैसे कि अभी हमने देखा कि पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट लेवल है, सेंट्रल लेवल है, लोकल लेवल है। तो सबसे पहले हम पार्लियामेंट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इट टेल्स अबाउट द आइडियोलॉजी एंड द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमको हमारे देश की गवर्नमेंट का नेचर बताता है कि हमारे देश में हम किस तरह की गवर्नमेंट या किस तरीके का पर्टिकुलर जो है वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, देयर आर टू टाइप ऑफ द गवर्नमेंट. Okay, that is existed all over the world. The first one is the parliamentary system and the second one is presidential system. पहला जो होता है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है और दूसरा जो होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है. इन इंडिया वी फॉलो पार्लियामेंट्री सिस्टम. हमारे देश में हम पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं. और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है वो क्या कंसिस्ट करता है? इट कंसिस्ट मेनली 3 पार्ट: द प्रेसिडेंट, the Lok Sabha or House of People, and the third one is Rajya Sabha or Council of State. ठीक है. अब प्रेसिडेंट क्या होते हैं? प्रेसिडेंट इट इज़ अ पर्सन और इट इज़ नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री, दैट इज प्रेसिडेंट. ठीक है. दूसरा होता है लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है इसको, where people who are eligible to vote can elect their representative by way of direct election. जैसे कि हमने देखा कि वी फॉलो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, तो लोकसभा में वो रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं जिन्हें हम इलेक्शन के थ्रू चुनकर भेजते हैं. एंड द थर्ड वन इज राज्यसभा और इट इज़ कॉल्ड काउंसिल ऑफ स्टेट्स. So Rajya Sabha is the council of states where the representative are indirectly elected by the elected representative of the assemblies of states and union territories.
अब राज्यसभा में कौन जो है वो कौन होते हैं, कौन मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, तो ये मेंबर्स जो होते हैं वो उन रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू सिलेक्ट किए जाते हैं जिन्हें हम स्टेट गवर्नमेंट में और यूनियन टेरिटरीज में सिलेक्ट करते हैं। इन्हीं में से चुन के जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर्स बनते हैं। तो कंसोलिडेटली द प्रेसिडेंट, द मेंबर्स ऑफ लोकसभा और द हाउस ऑफ पीपल एंड द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये सभी कंसोलिडेटली किस सिस्टम को क्रिएट करते हैं, दे क्रिएट द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक जो है जानने की कोशिश करते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो होता है, इट इज़ इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम द प्रेसिडेंट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। इस तरह की कंट्रीज जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो करती है वहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो डायरेक्टली होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे हम हमारे प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट को नहीं। लेकिन जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वहाँ पे वो प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट के पास जो है वो कोई पावर नहीं होता है, या बहुत ही लिमिटेड पावर होते हैं हम कह सकते हैं। लेकिन वहीं अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास सारे पावर्स होते हैं, इवन वीटो पावर भी वो कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। और अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे सारे पावर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के हाथों में होते हैं, और दैट प्राइम मिनिस्टर इज कॉल्ड द हेड ऑफ द कैबिनेट। ये कैबिनेट का हेड होता है और इन्हीं के थ्रू जो है वो वर्क एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। तो होप कि आप समझ गए होंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। एंड इन इंडिया वी फॉलो द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एंड इन दैट वी हैव 3 different institutions or the 3 different that working councils, that is the president, the Lok Sabha and Rajya Sabha। ये आपस में मिलके हमारे देश के लिए काम करते हैं। Now the next is 3 tiers of the government. The 3 tiers of the government, that is the vertical arrangements. The vertical arrangements of the government at different level, it is at the central level, it is central government, at state level it is state government, and at lower level it is local government, local और self government, ठीक है। हमारे यहाँ पे 3 तरह के जो है वो लेवल्स पे हमारी गवर्नमेंट काम करती है। इंडियन गवर्नमेंट 3 अलग अलग लेवल्स पे काम करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, और इतने बड़े देश का काम संभालना काम जो है वो सिर्फ एक लेवल पे पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो हमने गवर्नमेंट को, सरकार के कामों को अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सो द फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरी देश के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देन स्टेट गवर्नमेंट, जो पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करती है, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र etc। और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो पर्टिकुलर लोकल एरिया से बिलोंग करती है, जैसे विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। होप यू अंडरस्टूड। एंड नाउ द सेकेंड वन इज, दैट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। The first one is the vertical distribution of power and the second one is the horizontal distribution of power। वर्टिकल में हमने देखा था कि 3 अलग अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट काम कर रही है। अब जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो 3 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को दिए गए हैं पावर यहाँ पे, एंड दीज इंस्टीट्यूशंस आर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। All 3 are very important, they are as well as important the 3 levels of the government। इसमें लेजिस्लेटिव्स, एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरी कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। और ये पावर, इनमें से हर एक के पास अपने अपने कुछ पावर्स होते हैं और ये सब साथ में मिलकर एक दूसरे पे इंटरडिपेंड रहकर जो है वो काम करते हैं। तो आज हमने देखा कि हमारे देश में कितने तरह की जो है गवर्नमेंट होते हैं, कितने तरह के लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, और ये किन किन इंस्टीट्यूशन, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये गवर्नमेंट किन किन लेवल पे काम करती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, जो है डेमोक्रेसी कितनी तरह की होती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है। इन सारी छोटी छोटी लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे हमने आज फोकस किया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये था कि एक बहुत ही ईजीली बहुत मतलब ईजी पॉइंट पे आप इन चीज़ों को समझ सकें।
और होप करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है इन चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है या आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, देन फील फ्री टू कमेंट और क्वेश्चन। यू विल डेफिनेटली गेट एन आंसर फॉर योर क्वेश्चन। आप क्वेश्चंस दीजिए मुझे, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें कुछ और ऐड ऑन करूं, अपने वीडियोस को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकती हूं मैं, तो उसके लिए आपके सजेशंस भी जो है वो वेलकम है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद मैं डिटेल में लेकर आऊँगी द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सबसे पहले हम सबसे नीचे वाले लेवल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और स्टेट दैट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, उनकी क्या क्या लिमिट्स होती हैं, उनके क्या क्या पावर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग जो है वो डेफिनेटली अगली स्लाइड में देखेंगे। तब तक के लिए जय भारत।